I'll tell you a story of a जवान. It is not an operation, but ये एक सबक था, जिंदगी का एक सबक था. जबरदस्त ऑपरेशन था साहब, 14,500 फीट पे. मेरे जहन में एक ही इमोशन था, वो था शर्म. ऐसा धुआं निकल रहा था वहां पे, तुम अंदर जा ही नहीं सके. 2,000 लोग थे साहब प्लेटफॉर्म पे. इन 2,000 लोगों में से किसी को ये चाहत नहीं नजर आया, किसी ने इतना डेयरिंग नहीं किया है, किसी ने इतना हिम्मत नहीं जुटाया कि आग लगा है, क्या मैं मदद कर सकता हूं या कर सकती हूं. 19 साल के जवान ने एक पूरे परिवार को बचा डाला. अफसर साहब ने एक ही बात बोला है कि घर में परिवार को उसका शक्ल और बॉडी नहीं देखना चाहिए. बाहर आई और उसने मेरा ड्रेस पकड़ा और खींचा. मेरे 2 बटन टूट गए साहब. एक वक्त लगा कि मैं भी माँ जी के गले लगूं और मैं भी उनके साथ रहूं, लेकिन उस टाइम पर मैं ऑफिसर था. Jai Hind दोस्तों, welcome to the most powerful podcast I have ever hosted. Today I am honored, truly honored to have a living legend on my podcast. A man whose name has respect not just in Indian Army but also in international strategic forums. A real life hero, a scholar, a leader and also my inspiration. लेफ्टिनेंट जनरल अरुण अनंथा नारायण, युद्ध सेवा मेडल, सेना मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल, सेवानिवृत्त. अरुण सर ने आईआईटी छोड़कर इंडियन आर्मी ज्वाइन की, 42 इयर्स तक देश की सेवा की और दुनिया के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म्स पर हिंदुस्तान का नाम रोशन किया है. उन्होंने यूएन मिशंस, टेडेक्स टॉक्स, 1200 प्लस वर्कशॉप्स और एक बार में 17,200 स्टूडेंट्स को लीडरशिप सिखाने का रिकॉर्ड बनाया है. आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे अरुण सर के माइंडसेट के बारे में और उनके एक्सपीरियंसेस के बारे में. हेलो सर, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट. थैंक यू. सर, फ्रॉम आईआईटी टू आर्मी, लाइक बहुत सारे लोगों का ड्रीम होता है आईआईटी में जाना, और आप आईआईटी छोड़कर लाइक अच्छा जॉब, अच्छा पैकेज, वो सब कुछ छोड़कर लाइक आर्मी क्यों सेलेक्ट किया आपने? आपको क्या लगता है आर्मी का अच्छा जॉब नहीं है? आर्मी तो डेफिनेटली बहुत अच्छा है सर, बट रिस्की भी बहुत है. अच्छा सैलरी नहीं है? सैलरी भी है बट रिस्की बहुत है ना सर. जिंदगी कहाँ है आर्मी में? मैं कई बार बोल चुका हूँ, आप कहीं भी तालीम हासिल करो, कोई भी विद्या हासिल करो, कोई भी डिग्री ले लो, आप अच्छे बड़े बड़े कंपनियों में यू माइट गेट अ जॉब, 100% यकीनन यू विल गेट अ जॉब. क्वेश्चन इज विल यू गेट अ लाइफ. आर्मी में आपको जबरदस्त एक जिंदगी में मिलेगा. मतलब जिंदगी की अगर वो एक्सेल शीट है ना, अपना जिंदगी, उसके 26 फील्ड है, सारे 26 के 26 फील्ड टिक हो जाए. आप अच्छा जॉब कर लो, न्यूयॉर्क में कर लो, मैड्रिड में कर लो, पेरिस में कर लो, 3-4 बॉक्स टिक हो जाते, बट द रेस्ट ऑफ द बॉक्सेस विल रिमेन खाली. सो द आर्मी फिल्स एवरी बॉक्स. तो जिंदगी का जो लुत्फ है वो आपको फौज में ही मिलेगा, हिंदुस्तान की फौज में मिलेगा. डिसिप्लिन इज नॉट जस्ट अ वर्ड, इट्स अ लाइफस्टाइल इन आर्मी. तो आपको लाइक बीइंग इन हैदराबादी, लाइक हैदराबाद में आपकी परवरिश हुई, और हैदराबाद में लाइक अगर आप 10 बजे किसी को आने का टाइम दिए तो 10 बजे वो लोग घर से स्टार्ट होते हैं. तो हाउ डिफिकल्ट वाज फॉर यू टू अडॉप्ट दैट डिसिप्लिन? सी आई वेंट वेरी यंग, 16 साल पे चले गए. तो हैदराबाद का जो आदत है 10 बजे बोल के कल आना, दैट वाज नॉट, वो अब तक वो जहन में नहीं उतरा था. आदत में था, बट इन द आर्मी यू डोंट हैव अ चॉइस, नो, बिकॉज वो ग्रुप एक्टिविटी है. ग्रुप एक्टिविटी में जो हैदराबाद के लोग हैं वो भी टाइम पे आ जाते हैं ग्रुप एक्टिविटी में. इट्स ओनली इंडिविजुअल हैबिट्स में लेट हो जाते थे. अभी आजकल इवन दैट इज चेंजिंग प्रोबेबली, बट आर्मी में इज ग्रुप एक्टिविटी. तो कोई भी काम फौज में अकेला नहीं होता है, सब में एक टीम होता है. दैट इज व्हाई टीम वर्क इज प्राइसलेस इन आर्मी. अगर आप मुझे आज कह रहे हो कि सर आपको इतने मेडल मिले, आपको ये मिले, वो मिले, ये वो अवार्ड मिला, वो अवार्ड अरुण को नहीं मिला. अरुण जिस टीम के हिस्से थे वो टीम का काम है, बट टीम को पूरा अवार्ड को टीम नहीं मिल सकता. तो कभी somebody gets. इसपे इफ आई हैव गॉट एन अवार्ड, ऐसा कोई बात नहीं है कि मैंने कोई जबरदस्त ऐसा कोई अचीवमेंट हासिल किया है. मेरे साथ जो टीम था, जिसने काम किया है, जिन्होंने हिस्सा लिया है, जिन्होंने मेरे से बहुत ज्यादा बोझ भी उठाया वो टीम के सक्सेस में, उस टीम का मुखिया मैं था, उस टीम का लीडर मैं उस वक्त था. तो मुझे वो बुके लेने का मौका मिला. ये दैट्स हाउ टीम वर्क
रन्स। तो टीम, अगर आप लेट हो जाते हो तो आपका टीम भी लेट हो जाता है। सो वो टीम को नीचे नहीं गिरने देना है। सो यू ऑल्सो स्टार्ट चेंजिंग योर हैबिट्स, और फिर ये आदत हो जाता है टाइम टू टाइम। Can you describe us any operation against terrorists? So many operations against terrorists. But I'll tell you a story of a Jawan. It is not an operation. But ये एक सबक था, जिंदगी का एक सबक था। कई साल पहले की बात है, एक जवान होते थे हमारे यूनिट में, जबरदस्त जवान, मतलब ऐसे जवान तो शायद कम, ऐसे इंसानों को मिलने का नसीब कम होता है लोगों के पास। मतलब व्हेन यू मीट हिम इट्स अ ब्लेसिंग। वो नए जवान आया था पलटन में, और नए जवान जब नया कोई किसी भी संस्था में कोई जाता है तो घुराया हुआ होता है, नया नया होता है, बाथरूम कहाँ है, लंच टाइम कहाँ है, पानी किधर है, ऑफिस बॉय किधर मिलता, वो वेयर डू आई गो टू एचआर फॉर अ प्रॉब्लम, कम्युनिकेशन कहाँ है, आइडेंटिटी कार्ड वेयर विल इट गेट इशूड, फॉर्म कहाँ से भरूं, बैंक अकाउंट का डिटेल किसको, नोबडी यू नो इट। बट व्हेन ही केम ही वाज लाइक, वो चलता भी ऐसा था, लगता था कि यार ये तो, मतलब लगता है कि 5-6 साल से हमारे साथ है, बिकॉज ही वॉज वेरी बैलेंस्ड, ही वॉज वेरी कॉन्फिडेंट। हमारी दोस्ती हो गई। तो अभी आप बोलोगे सर आप अफसर थे और वो जवान था, तो दोस्ती कैसे हुई, ये शायद आपके दिमाग में आ रहा होगा। हाँ। दोस्ती इंसानों के बीच होता है, रैंक के बीच में नहीं होता है। अगर आप किसी तस्वीर पे दीवार पे बना देंगे एक कैप्टन है और एक जवान है, तो वो उसमें तो रिश्ता हो नहीं सकता, क्योंकि वो इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स हैं। बिकॉज अगर आप रैंक उतार दो तो दोनों तो सेम है ना, खाना वही खाते ना, वही सांस, वही पानी, वही खाना, वही गेम, वही कपड़े, वही रिश्ते। उसकी भी माँ है, बहन है, पिताजी हैं, वालिद साहब हैं, हमारे भी हैं। उसका उनके साथ जो रिश्ता, हमारा हमारे साथ वही रिश्ता है, तो एक्चुअली सेम है। तो ये रैंक साला बीच में ऐसा क्या, वो नदी आ गया जिसका पुल नहीं बन सकता, तो पुल बनानी चाहिए। इसको इंसानियत कहते हैं। और जो इंसानियत का रिश्ता अपने टीम के साथ बनाता है, वो लीडर गारंटीड सक्सेस है, चाहे वो आर्मी में हो, चाहे वो कॉर्पोरेट में हो। सो वी हैड अ बॉन्ड, एंड हम एक कंपटीशन में हमने हिस्सा लिया, नया जवान था वो, और उस कंपटीशन के दौरान उसने हमने 2-3 चीज उसने हमें बगैर बोले सिखाया। देखो साहब, सिखलाई कहीं से भी हो सकता है, आपको स्कूल से हो सकता है, कॉलेज से हो सकता है, टेक्स्ट बुक से हो सकता है, यूट्यूब के पॉडकास्ट देख करके हो सकता है, इंटरव्यू पढ़ के हो सकता है, अखबार पढ़ के हो सकता है, बातचीत करके हो सकता है, मस्जिद या मंदिर या दरगाह या गिरजाघर में जाके जो रिलीजियस टीचर्स हैं उनसे तालीम हासिल हो सकता है, तजुर्बा हासिल हो सकता है। चाचा जी, चाचा, ताऊ, दादा, उनके पास बैठ के यू कैन लर्न एनीवेयर, है ना साहब। कहीं लिखा नहीं है कि यू कैन लर्न ओनली फ्रॉम एल्डर्स, कहीं लिखा नहीं है यू कैन लर्न ओनली फ्रॉम सीनियर्स। तो जिंदगी में हर मोड़ पे कोई ना कोई आपको कुछ ना कुछ सिखाता है। शर्त यह है कि आप सीखने के लिए तैयार हो। तो ये एक बड़ा जबरदस्त ऑपरेशन था साहब, 14,500 फीट पे। 14,500 फीट पे ऑक्सीजन, 9,000 के बाद ऑक्सीजन का मात्रा कम होता जाता है किसी भी पहाड़ी एरिया में। इसीलिए आपके व्यूअर्स को मैं समझाना चाहता हूँ, अभी आप कभी पहाड़ी में जाओगे, लद्दाख में जाओगे, सिक्किम में जाओगे, तो आपको लगता है कि सांस फूल रहा है। सांस फूलता इसलिए नहीं है कि आप बीपी के मरीज हो, सांस इसलिए फूलता है क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन का मात्रा कम होता जाता है जैसे आप ऑल्टीट्यूड बढ़ाते जाओ। 9,000 के बाद स्टार्ट होता है ये कार्रवाई तकरीबन, और 14,500 पे तो बहुत कम होता है। बहुत कम का असर क्या है? असर ये है कि चलना मुश्किल है। जो अगर आप हैदराबाद में अगर आप 20 किलोग्राम लेकर आप चल रहे हो, तो वो 20 आपको वहां 40 लगेगा। तो हर एक चीज मुश्किल होता है, धीरे हो जाता है। ये तो 14,500 पे था, और हमको 2 दिन चलना था ऊपर नीचे पहाड़ी में। उसके बाद एक दुश्मन के इलाके पर हमला करना था, कंपटीशन था, और उसके बाद फर्स्ट प्राइज होता था। और फौज में साहब हम लोग हारने के आदी नहीं है।
तो चाहे 10 टीम हिस्सा ले रही हो, चाहे 10 के 10 उतरते हैं जीतने के लिए। अभी आप आईपीएल का सीजन है, आईपीएल में ऐसा कौन सा टीम है जो हारना चाहता है? सही, उतरते तो सारे जीतने के लिए हैं। जीतने की। कभी चलता नहीं है, कभी कोशिश करने के बाद एक टीम तो जीतना ही जीतना है, चाहे कुछ भी कर लो आप, एक ही टीम जीतेगा। सो ये कंपटीशनों में ऐसा है, और हम लोग, ये कंपटीशन हमारे लिए बहुत जरूरी है। और ये फौजी टाइप के कंपटीशन है ना, फिजिकल फिटनेस, फायरिंग, दुश्मन के इलाके पे रेड मारना, ये फौजी चीजें हैं। तो साहब हम जैसे निकले, दूसरे दिन मतलब एक पूरा दिन चलने के बाद बारिश आई साहब खूब, इतनी बारिश आई कि सब कुछ गीला हो गया, सब कुछ मतलब शरीर के अंदर के जो हड्डियां हैं, हड्डियां तक पानी पहुंचा, तो उतना बारिश है। अभी बारिश से होता क्या है, जो आपका वर्दी है, जो जुराब है, जो पिट्ठू है, जो कैप है, जो भी आपने पहना है वो पूरा गीला हो जाता है। जो आपने शुरू किया था 40 किलो से, वो अभी जा करके 55 किलो हो जाता है। चलना में बड़ा मुश्किल हो जाता है, पूरा रास्ता कीचड़ हो जाता है। आप एक पैर आगे लगाओगे, वो 1 फुट आगे लगाओगे, 1 फुट पीछे आएगा, तो चलना मुश्किल है। फिसलते हैं, कोनी पे लगता है, घुटने पे, वेरी डिफिकल्ट। तो उस वक्त जब थोड़ा सा जब बारिश रुका था, तो हमने देखा कि वो एक शेपर्ड वहां पर था, 10-25 उसके पास वो भेड़ बकरियां थी, और 2 घोड़े थे, वो जंगली पहाड़ी घोड़े। तो अचानक हमारे दिमाग में आइडिया आया कि क्या बात है यार, कोई हमको देख तो नहीं रहा है ना। तो चोरी। चोरी क्या है कि हम 40 किलो हमारे पीठ पे है, और वो बारिश की वजह से वो अच्छा हो गया, 55 किलो हो गया। हमने बोला यार उसको उतार के उसके ऊपर लगा देते हैं, वो 4-5 किलोमीटर लेके जाएगा, तब तक हम थोड़े कपड़े सूख जाएंगे, उसको 100-150 रुपए दे देंगे उसके मजदूरी के लिए। तो हम लोग 6 जन थे साहब टोली में, स्मॉल टीम था, 6 लोग थे। 5 of us we took off our packs, मैं भी शामिल, मैं लीडर था। तो बेईमानी मैंने स्टार्ट किया, मैंने किया स्टार्ट। अच्छा। और हमने पिट्ठू लगा के घोड़े पे लगाया, एक जवान ने नहीं लगाया। उसने हमें ये नहीं बोला कि साहब आप मत लगाइए, उसने ये भी नहीं बोला कि साहब आप बेईमानी कर रहे हो, उसने ये भी नहीं बोला कि साहब हमको सही चीज करना चाहिए। उसने कोई भाषण लेक्चर नहीं दिया, लेकिन उसने खाली अपना पिट्ठू नहीं उतारा। तो मैं लीडर था टोली का। उस वक्त मेरे जहन में एक ही इमोशन था, वो था शर्म। शर्म कि जो सही तरीका है, वो टोली के लीडर होते हुए मैंने बाकियों को एक नमूना पेश करना था, लेकिन मैं खुद बेईमानी के नशे से गलत काम करने लगे। ऐसा कोई बड़ा बेईमानी नहीं है, लेकिन है बेईमानी। सब बेईमानी में बड़ा छोटा नहीं होता है, बेईमानी है। तो हमारे साथ एक सीनियर थे, मतलब बुजुर्ग थे, जवान है लेकिन मेरे से बहुत बड़े थे उम्र में। उस टाइम मेरा उम्र 22 था, और ये जो जवान था उसका उम्र 19 होगा। लेकिन ये जो सीनियर जवान था वो रेडियो का स्पेशलिस्ट था, तो उसका उम्र तकरीबन 36 साल था। तो जायज बात है, जो 36 साल का होता है, जो 22 साल का होता है, फिजिकल स्टैंडर्ड में थोड़ा तो फर्क पड़ ही जाता है। तो उन्होंने बहुत गाली दी ये जवान को, क्योंकि हम सब ने अभी घोड़े का इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि शर्म हो गए थे ना। हमने एक सबक सीखा था कि चाहे कोई हमें देख भी नहीं रहा हो, हमने बेईमानी नहीं करना है। तो ईमानदारी का परिभाषा क्या है? ईमानदारी वो है साहब जो आप करते हो जब कोई भी आप पर नजर नहीं रख रहा हो। तो स्कूल का एग्जाम चल रहा है साहब, अगर स्कूल टीचर एग्जामिनेशन के पेपर बच्चों को देकर चली जाती है बाहर, फिर भी कोई बच्चा नकल नहीं करेगा। ये करवाने से नहीं होता है साहब, ये एजुकेशन से होता है। ये तब होगा तब आप बच्चे को बोलोगे क्या है, आप फेल हो जाओगे ना, मंजूर है। ये स्कूल आपको पढ़ाने के लिए बनाया है। अगर सारे पास होते हैं तो स्कूल की जरूरत नहीं है ना आपको, आप घर में ले लो तालीम। यहाँ आप आए हो पढ़ने के लिए ना, तो फेल हो, कोशिश करो, दिमाग लगाओ, गलत चीज बोलो, उल्टे सीधे चीजें बोलो यार ये गमले में ये पौधा उग रहा है, ये ऐसा मैं कैसे उगाऊं कि ये बगैर मिट्टी के उगे। हाय आप बोलो ये वाह ये कैसे हो सकता है, बट मैं कह रहा हूँ करो यार, रिसर्च करो, क्या पता बन जाए। मैं कह रहा हूँ यार ये कोई सब्जी नहीं उगा सकता, ये ऑक्सीजन देता है घर के अंदर के लिए, स्पाइडर प्लांट शायद बोलते हैं इसको। तो क्या इसके साथ टमाटर भी उग सकता है? ऑक्सीजन तो दे रहा है, 2 टमाटर भी दे दे 4-5 दिन में। क्या हो सकता है? मैं नहीं जानता हूँ साहब, साइंटिस्ट मैं नहीं हूं,
लेकिन जब तक वो साइंटिस्ट ये सवाल नहीं करेगा अपने दिमाग में, कोई आविष्कार भी नहीं होगा। नहीं हो। ये तभी होगा जब डिसिप्लिन आएगा साहब। डिसिप्लिन तभी आएगा साहब जब फ्रीडम आएगा। फ्रीडम तभी आएगा जब आप फेलिंग को एक ऐसा फेलियर मत बना दो उसको। ये बात का बतंगड़ नहीं बनाना चाहिए। फेल सभी होते हैं। आपके ऑडियंस में काफी यंग लोग हैं। फेलियर से क्या है, वो प्रेशर बहुत आ जाता है। आपके जनरेशन में एक कॉमन मसला है। मैं 3 यूनिवर्सिटी में जाता हूँ, थोड़ा बहुत पढ़ाता हूँ, थोड़ा फैकल्टी को मदद करता हूँ, सब कुछ करता हूँ। तो जो 90% जो बच्चे हैं वो यही पूछते हैं मुझे कि साहब फेलियर का हम सामना कैसे करें, क्योंकि अब समाज इतना दबाव डालने लग गया आप पे कि फेलिंग एक मतलब लगता है कि मतलब आसमान ही नीचे आ गई जमीन पर, कुछ नहीं होता है। 24 घंटे बाद यकीन मानो आपके सामने जो दुर्गम चरू है उसके परली तरफ से सूरज उगेगा 100%। अब ट्राई कर लो को बंद करके, आएगा ना। तो फेलियर भी वैसी ही है। अंधेरा होगा, थोड़ा देर खराब लगेगा, वो 12 घंटे बाद वो चांद ढल जाएगा और सूरज यहाँ से निकलेगा। कभी कभी चांद भी आपको इतना रोशनी देता है रात में। सो फेलियर्स आर नथिंग एनीवे। सो ही टॉट अस द पावर ऑफ इंटेग्रिटी, स्पीकिंग द ट्रूथ। सच का जो वजन है, बोला नहीं उसने, एक शब्द नहीं बोला है, लेकिन सबक सिखा गया। 24 घंटे हो गए साहब, अभी हम लोग भाग रहे थे क्योंकि हमको जल्दी पहुंचना था, कंपटीशन है। तो एक जगह पर पहाड़ी के साथ हम लोग ऐसे रेस्ट कर रहे थे 2 मिनट। तो जो पीठ के ऊपर पिट्ठू होता है, पहाड़ी के रेस्ट करने का एक तरीका होता है कि आप नीचे ढलान है, पीछे पहाड़ है, तो ऐसे बैठ के लेटो। तो जो पिट्ठू का जो पैक का जो सहारा है वो ऐसे हो जाता है। फिर गर्दन ऐसा लगा दो उस पर, आंखें बंद करो, 2 मिनट के लिए नींद आ जाएगी। फिर उठ के चल दो, शॉर्ट ब्रेक, मतलब ज्यादा नहीं। तो हम ऐसे बैठे थे, फिर खड़े हुए, फिर चेक किया कि सामान वामान है। तो जो पुराना वाला सबसे सीनियर जो जवान था, मैंने बोला था कम्युनिकेशन वाला, उसने बोला कि साहब वो रेडियो सेट रहेगी, मोटरोला सेट रहेगी। मोटरोला सेट रहेगी मतलब ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि लड़ाई में साहब अगर आपका जो मिलाप का साधन है, रेडियो सेट है, वो अगर खो जाता है तो आप अपने टीम के साथ कम्युनिकेशन कैसे करेंगे? पहली बात तो वो आप अकेले हो गए, आपको मदद चाहिए, आप ये नहीं दे सकते हो। आपको कोई सक्सेस हो गया, आप चाहते हो कि और आदमी आए ताकि वो सक्सेस को बड़ा मजबूत करें, आप बोल नहीं सकते। दूसरा क्या है, अगर वो दुश्मन के हाथ आ गया तो वो तो चल रहा है सेट, अभी अपने जो बाकी लोग बात कर रहे हैं वो सब दुश्मन सुन सकता है, तो अपना जो प्लान है वो सब उसको सुनाई देगा। तो रेडियो सेट तो मतलब खोना तो मतलब मौत के बराबर है। कंपटीशन में जो सामान हम लेके चले थे, वो सामान के साथ अगर हम नहीं करते हैं खत्म, तो डिस्क्वालीफाई है, सिंपल। जैसे साहब आप देखोगे क्रिकेट में आजकल वो बैट का साइज चेक करने के लिए लगा रहे थे ना आईपीएल में, वो साइज वाला नापने का, क्योंकि वो गैर कानूनी है। आपको बोला गया कि बैट का साइज ये होगा तो यही होगा, उससे बड़ा आप लगाएंगे तो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे आपको बैट, या तो आपको बोलेंगे बैट बदली करो, आप अगर नहीं करेंगे तो डिस्क्वालीफाई, एंड ऑफ स्टोरी। वाइट बॉल है, नो बॉल है, वो ऑथराइज नहीं है वो, तो ये डिस्क्वालीफाई वाला है, और डिस्क्वालीफाई हो जाए उससे बड़ा बेइज्जती हो नहीं सकता। तो लेकिन अब उस टाइम तक हम इतने थके हुए थे, क्योंकि 48 घंटे लगातार चल रहे थे, पूरा गीले हो गए थे, सब कुछ सूखता भी नहीं है। हम में से किसी को हिम्मत नहीं थी सब वापस जाने की। जब ये हो रहा था, जो जवान था वो खड़ा हो गया, वो बोलता साहब मैं जाता हूं। सेम जवान, और किसको मदद कर रहा है? उस सीनियर एनसीओ की जवान की मदद कर रहा है जिसने कल उसको दिल भर के गाली दिया था। बगैर बोले, बगैर जुबान इस्तेमाल किए, बगैर लेक्चर दिए उसने एक और सबक सिखाया सर कि टीम वर्क क्या होता है। टीम वर्क ये होता है कब टीम में किसी और को कोई चीज की जरूरत हो तो आप अपने हिस्से से ज्यादा दो उसको मदद करने के लिए। दिस इज कॉल्ड सेल्फलेसनेस, खुदगर्जी। बगैर बोले उसने दूसरा सबक सिखाया साहब दूसरे दिन में, और उसकी पूरी नौकरी 6 महीने की थी पलटन में, और मैं ऑफिसर था, वो जवान था। ये सिखा रहा है हमें, ये होते हैं मतलब स्पेशल पीपल। तो
तो हम सब गए वापस, ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ा, वो गिरा हुआ था, उठा के लेके आए, भाग के आए, कंपटीशन खत्म हो गया। तो हमने सबको पलटन में जो हमारे 800-900 जवान हैं, सबको ये कहानी सुनाया उस जवान के बारे में। तो वो जवान क्या है, इतने जूनियर होते हुए भी एक सम्मानित लीडर बन चुका है। उसको किसी ने एजुकेशन नहीं किया था, उसको किसी ने ट्रेनिंग नहीं दिया, उसने कहीं लीडरशिप का कोई फॉरेन से, यूएस से कहीं कोर्स नहीं करके आया था साहब। वो राजस्थान के एक छोटे से गांव का था, और ये था जो वापस आए। फिर मैं मशरूफ हो गया अपने काम में, वो अपने काम में बिजी हो गया। फिर यूनिटी में आने बसा, पहली बार उसने छुट्टी जाना था, तो हम बास्केटबॉल खेल रहे थे, तो मुलाकात हुई। तो उसने बोला, साहब मैं मेरे मदर के लिए घड़ी खरीद रहा हूँ कैंटीन से। तो बहुत पहले की बात है साहब, उन दिनों हिंदुस्तान में 2 घड़ी बनते थे, एक HMT का था, एक ऑलविन का था, हैदराबाद में घड़ी बनाते थे, बाद में बाकी सब आए। तो उसने अपने मदर के लिए HMT काजल घड़ी होता था, लेडीज वॉच, वो खरीदा। उसके मदर के लिए एक मिक्सी खरीदा, आर्मी में कैंटीन होते हैं। तो मैंने बड़ा मजाक उड़ाया इसका। मैंने बोला, जमींदार तो यार तेरे गांव में तो बिजली है नहीं, तू मिक्सी खरीदेगा तो क्या करेगा, तू मिक्सी का कैसे मम्मी को दिखाएगा मिक्सी चलता कैसे। बोला, साहब गांव में बिजली आज तो है नहीं। बोला, साहब कभी ना कभी तो आएगी ना बिजली। बोला, जब आएगी, गांव में सबसे पहली माँ जिसके पास मिक्सी होगा वो मेरी माँ होगी। तो ये आरिफ, मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं, ये सब कहानी में, फौज में हम लोग बड़े सेंटिमेंटल लोग हैं, हम इमोशन पे चलते हैं। परिवार, समाज, बिरादरी, कौम, टोली, यूनिट, टीम, फ्लैग। अब कितने इंटरव्यू करते हो आरिफ? काफी करते हो ना? हाँ तकरीबन रोज एक आध इंटरव्यू करते हो। हाँ सर। कितने लोग आपके गेस्ट आए हैं जिन्होंने नेशनल फ्लैग अपने जैकेट पे या कमीज पर पहन के आए? एक भी नहीं सर। एक भी नहीं ना? आज से 1 करो गिनती, और फिर देखना वो 2 कब जुड़ता है, और फिर मुझे बताइए, तब मैं मानूंगा कि मेरे ये पहन के आपके शो पे आने का कुछ तो असर हुआ है किसी पे। मैं अगले इंटरव्यू से मैं पहन कर शुरू आपका करूंगा सो असर हो चुका है ना? हाँ सर। सो ये जमींदार खान ने मुझे सिखाया कि साहब मेरी माँ के प्रति जो प्यार है, हम लोग मदर फादर को कम मिल पाते हैं क्योंकि हम चले जाते हैं, साल में कभी आते हैं, 2 साल में आते हैं, नहीं आते हैं। आजकल तो खैर ये फोन वगैरह है, पहले दिनों में ये नहीं होते थे, तो चिट्ठी लिखते थे, 7-10 दिन में चिट्ठी आता था। फिर कई लोग मदर फादर लोग अनपढ़ थे, नहीं पढ़ पाते थे, तो डाकिया तो पढ़ के सुनाता था या कोई पड़ोसी सुनाता था, लेकिन वो लिख नहीं पाते थे। तो वो बोलते थे किसी को लिख देना, तो वो छोटे होते थे चिट्ठी, और इतना इमोशन नहीं होता था ना, बिकॉज छोटे छोटे। सो अभी तो और है, लेकिन ये पुराने टाइम की बात कर रहा हूँ। उसने अपने वालिद साहब के लिए पेटेंट लेदर के जूते आते थे, काले वाले, जो पॉलिश नहीं करने होता, चमक जबरदस्त होता है, सैंडल ऐसे मुड़े हुए सैंडल काले से, अभी भी बिकते हैं आजकल, बड़े अच्छे होते हैं वो। तो उसके पिताजी के लिए उसने वो खरीदा था। और बोला, कब जा रहा है छुट्टी? बोला, साहब अगले 3 दिन, जब भी हो जाएगी छुट्टी, 3-4 दिन में मैं जाऊँगा। और मैं बोला, जबरदस्त गले वाले मिले, बोला जाओ छुट्टी। आई टोल्ड हिम, छुट्टी जाओगे घर पे हमारा सलाम दुआ कर देना। शाम में मैं ऑफिस में बैठा था साहब, और छोटा सा गांव था, छोटी सी रेलवे स्टेशन थी, जो 2 पटरियां थी उसमें, बस खाली 2, एक प्लेटफॉर्म, एक तरफ पटरी, एक तरफ पटरी, एक तरफ छोटा सा स्टेशन मास्टर का ऑफिस, एक चाय का दुकान और एक वेटिंग हॉल। यही था रेलवे स्टेशन, और कुछ नहीं था। उस स्टेशन मास्टर साहब का फोन आया हमारे फौजी उसके थ्रू। उसने बोला, साहब आग बुझ गया है, और आपने जो बंदे भेजे थे मदद के लिए, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैंने बोला, यार हमने तो कोई नहीं भेजा था, और हमें आग का नहीं पता था। मैंने बोला, यार आग लगा है, छोटा सा गांव है, मतलब इमरजेंसी है, और हम लोग फौज हैं यार, हमारा काम है देश बचाना। तो हमने फट से क्विक रिएक्शन टीम लिया। क्विक रिएक्शन टीम होता है हर यूनिट में, QRT जिसको बोलते हैं, वो लिया और भाग। छोटा सा गांव था, 4 किलोमीटर पर रेलवे स्टेशन थी, और वहाँ ट्रैफिक होता नहीं है, तो हम भाग के गए। जब हम रेलवे स्टेशन पहुंचे तो उन्होंने लाइट बंद करवा दी थी आग की वजह से, पूरा धुआं था।
तो स्टेशन मास्टर साहब तो मेरे को उस टाइम मिले नहीं, लेकिन ये कमरा पूरा धुआं में था और मुझे लगा कि अगर कोई, मतलब वो एक ही बिल्डिंग थी वहां पे, अगर कोई है तो अंदर ही होएगा ना, बाहर तो मतलब बाहर तो खुला है, 2 ट्रेन खड़ी थी। सो हम उस कमरे में गए तो कमरा काफी मतलब 20-25 फीट लंबा था, एक सिंगल हॉल था, जैसे वो छोटा हॉल होता है शादी का हॉल टाइप, वैसा वाला एक हॉल था, जिसमें इधर 4-5 कुर्सियां थी, वो एक कोने में एक वो बाथरूम था लेडीज का, एक कोने में बाथरूम था जेंट्स का। नॉर्मल मीटिंग हॉल ऐसे ही होता है कोई रेलवे स्टेशन पे। लेकिन हम अंदर नहीं जा पाए, पूरा काला था और फुल मतलब ऐसा धुआं निकल रहा था वहां पे, तो मैं अंदर जा ही नहीं सके। तो रुमाल निकाल के पानी में भिगो के हमको मुंह पे लगाना पड़ा अंदर घुसने के लिए। अंदर जब गए तो हमने देखा कि छत लकड़ के बीम थे और काफी ऊपर तो छत उड़ गया था, काफी लकड़ घिर के जल के गिर गए थे, जो बचे हुए थे वो अभी भी सुलग रहे थे, कहीं थोड़ा थोड़ा आग था, कुछ चिंगारी थी। पानी जो फायर इंजन आकर के अपना काम कर गया था, तो पानी टपक रहा था छत से, वो कहीं नीचे गिर के झिस करके वो सिजलिंग साउंड जो आता है वो इधर उधर आ रहा था। तार कहीं लटक रहे थे खुले, वो तार टच होकर के स्पार्क्स आ रहे थे, ये नजारा था अंदर। जब आंखों को थोड़ा आदत हो गया वहां पर, तो हम देखे सामने थोड़ा एक दरवाजा था। मैं निकलने वाला ही था, क्योंकि हमें यहाँ वहां कोई और आवाम कोई पब्लिक हॉल में नहीं नजर आया। मैं निकलने वाला ही था, क्योंकि हमको भी अंदर रहना बड़ा मुश्किल हो गया कि वो दरवाजे के अंदर से एक इंसान बाहर लुढ़कता हुआ है, उसके हाथ में ऐसे कुछ था, और वो आया और नजदीक आया तो मैंने देखा जमींदार खान। उसने वो मेरे हाथ में बोला कुछ नहीं, उसने खाली हमारे हाथ में पैकेज दिया, वो खांस रहा था वो, और मैंने देखा कि उसका जो बाएं वाला बाजू है कमीज का, ये फटा हुआ था और इधर खून थी, और उसके सिर के बाएं हिस्से पे खून थी, लेकिन चोट मेरे को नहीं नजर आया उस अंधेरे में। उसने दिया और बोला साहब और है, और इससे पहले कि मैं कुछ करूं वो चल दिया था। अभी किस्मत देखो, उस वक्त मेरे साथ सिर्फ 3 और लोग थे, मतलब हम 4 लोग थे, पूरे क्यूआरटी में 10 जन होते हैं। अच्छा। और आग में हमारा एक ड्रिल होता है, कोई बाहर खड़ा हो जाता है कि अंदर ना आए, कोई देखता है कि अंदर वाला कोई बाहर ना आ जाए, कोई प्रॉपर्टी चोरी वोरी के लिए, कोई देखेगा कि फायर टेंडर है ठीक कर रहे, कई चीजें होते हैं, कोई मेडिकल का काम करता है। तो हम लोग 4 ही लोग थे। तो उसने जैसे वो पैकेज दिया, वो हमने किसी और 2 जवान के हाथ में दिया और बोला बाहर एक क्यूआरटी में डॉक्टर साहब भी होते हैं, तो डॉक्टर साहब पास ले जाओ। तो डॉक्टर साहब पास ले गए। 2 मिनट बाद हमने बोला यार क्या कौन है वो, बिकॉज पता तो लगा था कि कोई इंसान है। तो बोला साहब ये तकरीबन 20-22 साल की एक लेडीज है, और अभी बेहोश है, लेकिन जला नहीं है, खाली बेहोश है धुआं की वजह से। तो हम वापिस आए, तो तब तक वापिस आए तो फिर जमींदार वहां से निकल रहा था, और इस टाइम पर उसने एक कंधे पर कोई था, और अब मैंने देखा कि उसको सिर पे चोट लगी थी। हो सकता है कोई बीम या कोई टिम्बर ऊपर से गिरा या पत्थर गिरा होगा, कोई शेड का हिस्सा इधर से कट गया था, और सिर का जो कट लगता है उस पर खून बहुत होता है, और इसका हाथ जला हुआ था, यकीनन उसका हाथ जला हुआ था। कमीज फट गई थी, कमीज शायद जल गया, उसने फाड़ दिया, कमीज हाथ जला हुआ था। उसके सांसें भी रुक रुक के आ रही थी, सांसों का मेरे को बड़ा होता, खांसर भी बहुत रहा था और सांसें भी बहुत आ रही थी। वो पैकेज उसने दिया मेरे को और बोला साहब और है। मैं रोकना चाह रहा था, लेकिन उसने पैकेज मेरे को दे दिया, तो पैकेज को बचाने का वो एक और था। तो ये जो सेकंड टाइम उसने पैकेज दिया, वो एक मिडिल एज बूढ़ी औरत थी, मतलब 55-60 साल की लेडीज थी, और वो भी बेहोश थी। जब हम आए वापस, तब मैंने बोला यार अकेला उससे होगा नहीं, यहाँ पर हमको भी जाना है। अभी तक क्या हमारे 4 में से 2 जवान इसमें मशरूफ हो गए थे, उनको डॉक्टर के पास ले जाके उसको दिलाना, ऑक्सीजन लगाना, ये वो करने में डॉक्टर की जरूरत है। टोटल 10 ही लोग हैं हम। तो अभी हम 2 ही रह गए थे। जब हम अंदर जाने लगे तो जो ऊपर से एक जला हुआ बीम गिरा, और जो मेरा जवान था उसके पीठ पे वो गिरा है। तो उसको अभी हम अंदर जाए कि
इसको बचाएं, तो इसको निकालने में हम लोग थोड़ा 2 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड, 1 मिनट शायद लग गया हो। इसमें हमारे हाथ भी थोड़े थोड़े जल गए, क्योंकि वो जला हुआ चीज टच करना, उस टाइम पर ग्लव होता नहीं है, कोई चीज, सब चीज गर्म है कमरे के अंदर, कोई भी चीज आपको मिलता नहीं है, तो वो करना पड़ता है। तो हमने कर दिया उसको। जैसे हमने किया कि वो जमींदार खान वहां से बाहर आया और एक पैकेज लेके आया उसका, छोटा सा बंडल। वो बंडल उसने मेरे हाथ पे दिया और बेहोश हो गया। अब हम 2 ही लोग थे और हम लोग, उसके तो पीछे लगा हुआ था पीठ पे, और उसका जल भी गया था थोड़ा, वो भी थोड़ा मतलब 30% पे हो गया था। मेरे हाथ जल गए थे, तो हम दोनों को एक साथ नहीं ले जा सकते थे। उस टाइम पर हमने बंडल को ले गए बाहर। बंडल था तकरीबन 5 या 6 साल की लड़की, बेबी। अभी देखिए साहब, उस आग के अंदर 2 ट्रेनें खड़ी हैं। हिंदुस्तान में कहीं भी जो 2 ट्रेन खड़े हो जाते हैं, तकरीबन एक ट्रेन में 1000 लोग होते हैं साहब। एक कोच में 72 लोग होते हैं नॉर्मली, है ना, रिजर्व्ड कोच में। अनरिजर्व्ड में तो 150 होते हैं। तो 20-24 कोच होते हैं, तो 1000 तो यही हो गए। तो 2000 लोग थे सब प्लेटफॉर्म पे। रेलवे स्टेशन मास्टर और उसके स्टाफ वाफ मिला के 8-10 लोग होंगे, चाय वाला, वो सब, है ना। इन 2000 लोगों में से किसी को ये इल्म नहीं हुआ है, किसी को ये चाहत नहीं नजर आया, किसी ने इतना डेयरिंग नहीं किया है, किसी ने इतना हिम्मत नहीं जुटाया कि आग लगा है, क्या मैं मदद कर सकता हूं या कर सकती हूं। इसको बोलते हैं साहब सेल्फ डिसिप्लिन। ये पढ़ाने से नहीं आता है, ये सीखने से आता है, चाहत से आता है, इससे आता है। ये बहुत बड़ा है, सबसे बड़ा है। तो वो बेहोश हो गया साहब। तो साहब आधे घंटे के वक्फा में एक 19 साल के जवान ने एक पूरे परिवार को बचा डाला था। तो एक पोती जो 5-6 महीने की लड़की थी, उसकी माँ जो 20-22 साल की यंग लड़की थी, और उनकी माँ जो 55-60 ईयर्स के लिए, मतलब 3 पीढ़ियों के लेडीज को एक परिवार के एक 19 साल के लड़के ने बगैर आदेश दिए, बगैर किसी ने उसको बताए, अपने, इसको बोलते हैं साहब सेल्फलेस, अपने जान को डेंजर में डाल के उसने इसको बचाया। अब जब जमींदार खान को हम लेके गए तो साहब जिंदगी में मैंने पहली बारी किसी को देखा है, बाएं कोनी के नीचे साहब कोई चमड़ा नहीं, कोई ब्लड वेसल नहीं, कोई मसल नहीं, कोई टिश्यू नहीं, सिर्फ बोन, 2 बोन। बाएं हाथ पे साहब कहीं कहीं स्किन था उंगलियों के साथ, बाकी स्केलेटन जैसा होता है, बिल्कुल स्केलेटन वैसा था। जो छोटा वाला उंगल है वो बिल्कुल काला हो गया था, कोयला जैसा। यही होता है हड्डियों का, जब आप जलाते हो, कार्बन है, अगर और थोड़ा जलता तो वो जल के फिनिश हो जाता, आपको थोड़ी सी राख मिलती बस। तो बाएं हाथ का वो हुआ था। सिर पे उसको चोट आई थी और बड़ा खून बह रहा था। तो जब हमने उसको उठा के डॉक्टर साहब पास ले गए, तो क्योंकि हम बास्केटबॉल खेलते थे, मैंने उसके दाहिने हाथ को, मेरा दाहिना हाथ थोड़ा जला हुआ, तो मेरे बाएं हाथ से मैंने उसके दाहिने हाथ को पकड़ा, क्योंकि उसका बाएं तो था नहीं हाथ। हम बोला जमींदारा तो आ जाएगा, 6 दिन बाद हम लोग बास्केटबॉल खेलेंगे फिर से। ये हौसला देने के लिए था। तब उसने एक ही बात मुझे बोला कि साहब घर पे मत बताना। बोला ठीक है, नहीं बताएंगे। तो डॉक्टर साहब चले गए अस्पताल, हम लोग चले गए, थोड़ा ड्रेसिंग वेसिंग किया हमने, वो ठीक हो गया हमारा। मेरे क्या मतलब थोड़ी सी वो ब्लिस्टर टाइप हो गए, तो गर्म पानी गर्म बर्तन पे हाथ लगाने से क्या होता, उतना ही हुआ था हमारा। 2 दिन बाद जमींदार खत्म हो गया। और हमारे फौज में हम टीम वर्क जो बोलते हैं ना साहब, हम टीम वर्क छोड़ते नहीं साहब, मौत में भी नहीं छोड़ते हम। वो ये बहुत साल पहले की बात है साहब, मिडिल 80s। तो हम गए थे उसके घर, उसके आखिरी सफर में।
तो कमांडिंग ऑफिसर साहब ने मुझे बोला था, मैं तो साहब बहुत जूनियर ऑफिसर था, कमांडिंग ऑफिसर साहब ने एक ही बात बोला है कि घर में परिवार को उसका शक्ल और बॉडी नहीं देखना चाहिए क्योंकि बहुत जला हुआ है। ये याददाश्त फिर जिंदगी भर रहेगी। तस्वीर वही होना चाहिए दिमाग में जो मतलब घर से हंसता खिलता निकला था, यंग जवान। बोला ठीक है। और मैं 22 साल का था, 22। हम गए साहब, राजस्थान के बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है एक बाड़मेर। बाड़मेर में एक बॉर्डर विलेज है खलीफों की बावड़ी, उससे आगे सरहद के साथ एक छोटा सा कस्बा है जिसमें जमींदार खान रहता। इतना छोटा है कि शायद उसका नाम भी नहीं है, 40 घर थे उसमें बस। तो हमने पहले रेलवे के थ्रू इत्तला किया था कि जैसे हम आएंगे सीधा ही सिमेट्री में जाएंगे, बरेल ग्राउंड में जाएंगे, सीधा ही शमशान घाट में, स्ट्रेट अवे। तो हम जब गए साहब वहां पर, तब मुझे एहसास हुआ कि साला जमींदार खान है कौन। था वो स्पेशल, जो ये काम कर सकता है वो स्पेशल है ना, वो मालिक का बंदा है साहब। वो खाली इंसान के वेश में आते हैं हमारे सामने, लेकिन ये सब मालिक के बंदे होते हैं। हम खोजते नहीं इनको, कभी कभी हमारे सामने आकर चले जाते हैं, हम लोग ध्यान नहीं दे पाते, बाद में कभी आता है अरे यार ये तो मतलब कुछ और ही था, ये वही है। बहुत कम मिलते हैं साहब जिंदगी में। मैं खुशकिस्मत हूं कि मुझे ऐसे कई लोगों के साथ मुलाकात हुआ है। तो मैं आपको बैठ के अगले 24 घंटे कहानियां सुना सकता हूं ऐसे इंसानों के बारे। तो हम गए तो 40 घर है साहब, लेकिन वहां पर बेरिल ग्राउंड में कम से कम 2000 लोग थे। तो वो 2000 उन दिनों में, जबकि कोई साधन नहीं, रेडियो से होता था सब कुछ, कुछ भी नहीं था। ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविजन तो अब तभी आया था। तो मुझे लगा कि यार ये है, इसका परिवार का कोई स्टैंडिंग है, कोई रिस्पेक्ट है। तो हम गए साहब, तो मागरिब का टाइम था। अभी आपके व्यूअर्स बोलेंगे मागरिब क्या है, तो मैं थोड़ा बता देता हूं कि जो इस्लाम के फॉलोअर्स हैं उनको 5 बार नमाज पढ़ना होता है दिन में। 5 बार सभी नहीं पढ़ पाते हैं क्योंकि नौकरियां भी है, मजबूरियां भी है, बट कोशिश होता है कि 5 बार नमाज मालिक को याद तो कर ले दिन में, चाहे कहीं भी हो, है ना, यही है। हाँ सर। तो जो चौथा नमाज है उसको मागरिब का नमाज कहते हैं। हाँ सर। और वो तेलुगु में वो गोधूली बोलते हैं उस वक़्त को। गोधूली, गो मतलब क्या है, गाय, गाय। धूली मतलब दूल। तो उस टाइम पर जो गांव में जो गाय भैंस है जो चरने जाती हैं वो वापस आती हैं, और वापस आती हैं तो उनके पैर से जो धूल उगता है उस समय को गोधूली तेलुगु में बोलते हैं। बड़ा खूबसूरत शब्द है। हाँ सर। गोधूली का वक्त और मागरिब का तकरीबन सेम है। मागरिब सूरज ढलने से थोड़ा पहले होता है, सनसेट का टाइम। हाँ सर, सनसेट सेकंड लास्ट है, उसके बाद आखिरी नमाज है। ये मागरिब का समय था। क्योंकि हम पहुंचे थे डायरेक्ट, हमने बोला अभी करना है। तो ये मेरा दोस्त भी था तो मेरा फौजी, लेकिन मेरा दोस्त भी था। और उसने जो जो चीजें मुझे सिखाया, बगैर सिखाए जो मैं सीखा उनसे, इसका मैं किताब लिख सकता हूं। तो मेरे दिल में भी मतलब वो इमोशन साहब कभी अब शो नहीं कर पाते, लेकिन भर भर के कभी रोना पड़ता है निकालने के लिए। और मैं भी 22 साल का था साहब। आपके आधे व्यूअर्स तो 22 साल से ऊपर ही होंगे। हाँ सो हम लोग गए और मौलवी साहब आए, अपना जो नमाज वगैरह अदा किया है, बाकी सब लोगों ने सलाम दुआएं की जिसने करना था। जब लास्ट में उसको दफनाने का वक्त आया सर, जब हम दफना रहे थे तो बिल्कुल सरहद के साथ है सर, सरहद पे बॉर्डर पे वो फेंस है, बॉर्डर का तारबंदी है, वायर फेंस। तो मेरे आंखों में भी आंसू आ रहे थे, मतलब दिल टूट रहा था मेरा। तो मैंने ऊपर उठा के देखा तो साहब आसमान में वेस्ट में सूरज ढलता है, मगरिब का टाइम है। हाँ सर।
जब सूरज ढल रहा था साहब, आसमान पे जब मैंने ऊपर देखा तो इतने रंग आसमान में मैंने मेरे जिंदगी में एक साथ कहीं भी नहीं देखा। गोल्ड, पिंक, रेड, ऑरेंज, येलो, सिल्वर, वाइट, ग्रे, ब्लैक, और सब मिक्स्ड। मुझे तो लगा कि जितने देवी देवता, भगवान, अल्लाह ताला, मालिक, जीसस, जितने देवी देवता हैं जन्नत में, आसमान में, सारे इकट्ठे हुए अपने बंदे को सलाम दुआ करने के लिए। ये मैं देख ही रहा था, मैं बोला यार ये क्या ही अजूबा है। देख रहा था तब नीचे गांव में मस्जिद से मौलवी के अजान की आवाज सुनाई। वो अजान, अभी जो आपके व्यूअर्स ने, अजान तो कई लोग करते हैं साहब, ये कुछ मेरे जैसे भी कभी जाके मस्जिद में मदद के लिए कर सकते हैं, आप जैसे भी कर सकते हो। कई करते हैं जिन्होंने तालीम हासिल की है करने के लिए, कई हासिल करते हैं जिनका गला बहुत मीठा हो, कई किस्म की आवाज़ है। तो जो अच्छा अजान है वो उतना ही असर करता है जितना कोई भजन या गुरुद्वारा से जो पाठ होता है सुबह सुबह का, या कोई चर्च की जो घंटियां बजती हैं, मीठी घंटियां, ये असर वही है। तो जो मौलवी साहब अजान कर रहे थे मस्जिद से, वो रेत के ऊपर से ठंडी हवा के साथ हमारे पास आ रहे थे। तो साहब पश्चिम में सूरज ढल रहा है और जितने रंग आसमान के थे उतने तो मैंने कहीं कलर बॉक्स में नहीं देखा है। और अजान की आवाज़ आ रही थी और हम लोग कफन को साहब, कफन कह रहा हूँ, कॉफिन को कवर में गिरा रहे, तो क्या बोलूँगा, सजा रहे थे। मतलब इस मिट्टी के बेटे को वापस मिट्टी में हम भेज रहे थे, मतलब जिस माँ से उसने पैदा लिया है उसी माँ को वापस दे रहे थे हम। तो तब भीड़ से उसकी माँ आई बाहर भाग के, फातिमा भी छोटी सी बाहर आई और उसने मेरा ड्रेस पकड़ा और खींचा, मेरे 2 बटन टूट गए साहब। उसने एक ही बात मेरे से पूछी कि मरा कैसे जमींदार? वो माँ है, माँ का दर्द तो माँ ही समझ सकती है। मैं 22 साल, मतलब वो मेरे से 1.5-2 साल छोटा था साहब, और मेरा ऐसा कोई तजुर्बा है नहीं ऐसी चीज हैंडल करने का। जिंदगी में बड़ा मुश्किल होता है साहब, पर्दे पे बड़ा आसान होता है। सो और मैं खुद, मेरे को एक वक्त लगा कि मैं भी माँ जी के गले लगूं और मैं भी उनके साथ रहूं, लेकिन उस टाइम पर मैं ऑफिसर था, मेरा जिम्मेदारी, मेरा काम था उनको हौसला दिलाने का, लेकिन मैं दिला नहीं पाया क्योंकि मैं भी अंदर से टूट रहा था। तब साहब उनके वालिद साहब आए भीड़ से बाहर, नवाब खान। जमींदार मेरे से एक सिर लंबा था, एक सिर लंबा मतलब ये सिर होता है ना, तो मेरे से जमींदार एक सिर लंबा था। मैं अगर इतना हूं तो मेरा 5'9" ऐसे कुछ है, 5'9.5", तो वो तकरीबन 6'1", 6'2" था वो। और उनके वालिद साहब उससे 1 फीट और थे, तो मतलब 6'5", 6'6", रिटायर हो चुके थे फौज से, और रेत में रहते थे, गर्मी में रहते थे राजस्थान के। उनका जो शक्ल है वो बिल्कुल चमड़े जैसा हो गया था, लेकिन साहब रेत में उन्होंने स्पॉटलेस वाइट, मतलब वाइट से भी वाइट कुर्ता पजामा पहना था। यही नस्ल जमींदार खान का। वो इतने इज्जत से मतलब थे, वो सामने आए, उन्होंने अपने बीवी को हाथ हौसला दिया, उसको साइड में कराया। मैं अफसर हूं, वो पिताजी हैं, वो वालिद साहब हैं जिन्होंने बेटा खोया अपना। काम मेरा था उनको हौसला देना, लेकिन वो मेरे को हौसला दे रहे हैं। वो कंधे पे मेरे हाथ डालते हैं, बोलते साहब कोई बात नहीं, आप हमें ये मत बताओ जमींदार मरा कैसे, आप हमें ये बताओ कि जमींदार खान जिया कैसे। तो साहब छोटी सी बात यह है कि हम लोग सब आए तो सब जाएंगे, आज नहीं कल सब जाएंगे, सब गारंटी है। जिंदगी कैसे जीते हैं,
क्या आपने उसूलों पे जिया आपने? क्या आपने किसी की मदद की? क्या आप इस काबिल बने कि किसी को आप इंस्पायर करें? चलो ये सबके काबिलियत में नहीं है, लेकिन आप मदद तो कर सकते हो लोगों की। कुछ नहीं तो आपके बिरादरी में लोग सोचे यार ये कुछ भी चाहिए ना, कल को माँ जी ने ट्रेन पकड़ना है, मैं ऑफिस में हूँ, ये स्कूटर पे छोड़ देगा, चलो ये ऑटो में चला जाएगा, सामान लेके ट्रेन में बिठा देगा, मेरी माँ आ रही है 10 बजे, मेरे को ऑफिस जाना है, माँ को बस स्टैंड से घर लेके आ जाएगा। ये लोग यही लोग भगवान के बंदे हैं, खास करके आज के तारीख। और हमें रोजमर्रा जिंदगी में मिलते हैं, लेकिन हम कदर नहीं करते हैं। तो जमींदार खान ने साहब अपनी छोटी सी जिंदगी में जो सिखलाई मुझे दे करके गया है, उस वजह से मैं वहां से यहां तक आया हूं। सॉरी, आपने ऑपरेशन का स्टोरी बोला था, मैंने आपको एक जिंदगी का स्टोरी सुनाया है। ऐसे हजारों कहानियां हैं साहब, एक दो नहीं, हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ स्टोरीज। तो एक लीडर का रोल क्या है? कई लीडर है साहब, आप इतने बड़े बड़े ऑफिस है यहाँ पे, इतने बड़े बड़े लोग बैठते होंगे, है ना? 26 मंजिल है, 28 मंजिल है, हाईटेक सिटी में तो बड़े बड़े बिल्डिंग है। इतने बड़े बिल्डिंग तो मैंने अपने लाइफ में खाली फॉरेन में देखा है। अब ये जिन भी ये लोग बैठ के काम करते हैं, ये क्या लीडर है कि मैनेजर है? ये मैं सवाल करता हूं हमेशा। मैनेजर बहुत काबिल हो सकते हैं, बहुत सक्सेसफुल भी हो सकते हैं, बट क्या लीडर है? लीडर साहब इंसान के होते हैं। जो वो लीडर ये पैदा कर सकता है ना क्वालिटीज, वही लीडर है साहब। ये आपको किसी स्कूल में टेक्स्ट बुक में नहीं मिलेगा साहब, ये जिंदगी के सड़क पर मिलता है। अगर आप सीखने का ख्वाहिश रखो तो आप बनोगे लीडर, नहीं तो आप मैनेजर रहोगे। हाँ मैनेजर, आपने सवाल किया ना आईआईटी क्यों छोड़ के गए आप, इसीलिए छोड़ के गया। सही है सर, जवाब मिल गया मुझे।